जी हाँ, कूटनीति का सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़े नेता और G20 समिट का होने जा रहा है आगाज। वो पल, वो घड़ी जिसका हर किसी को इंतजार था, बस चंद पलों में आने वाली है। 9:30 बजे G20 समिट की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और कल बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, उनसे जुड़ी एक एक अपडेट भी हम आपको देंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं गौरव अग्रवाल और TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में भी हमने व्यापक कवरेज के इंतजाम किए। बिल्कुल, हाईटेक स्टूडियो, हाईटेक ग्राफिक्स, ग्राउंड पर सबसे बड़ी टीम और सबसे सटीक विश्लेषण करते हुए इस G20 समिट की एक एक बारीकी आपको बता रहे हैं हम। और आज जो वन अर्थ वन फैमिली 2 सेशन है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब द्विपक्षीय मुलाकात हुई जो बाइडेन के साथ, तो उससे कौन से 5 ब्रह्मास्त्र निकले, ये सब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जब दुनिया भारत का दम देखने जा रही है। G20 जैसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक, भारत जिसको न केवल आयोजित कर रहा है बल्कि सबसे कम खर्चे में सबसे अच्छे तरीके से कर रहा है। बिल्कुल, और इस अंदाज में आयोजन किया गया है कि पूरी दुनिया रश कर रही है। अब से 2 घंटे बाद G20 समिट का आगाज होने जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से भारत मंडपम पहुंचेंगे G20 के तमाम नेता। 10 बजे फोटो सेशन के बाद बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। वन अर्थ और वन फैमिली के नाम से 2 सत्र होंगे, क्योंकि इस G20 समिट का मोटो ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार की तरह है और हम सबका भविष्य साझा है। ये मूल मंत्र दिया है भारत ने और इसी मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं G20 समिट में। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन के खिलाफ एक बड़ी खबर, भारत अमेरिका के साथ आने की बहुत बड़ी खबर। और जाहिर सी बात है, शी जिनपिंग को यह पसंद नहीं आ रहा होगा। बड़ी खबर, चीन के खिलाफ भारत अमेरिका एक साथ। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ गई है। जेट इंजन पर भी यूएस भारत में समझौता, जेट इंजन तकनीक की ट्रांसफर पर भी चर्चा हुई है। कल क्वाड की सक्रियता बढ़ाने पर भी कल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात हुई है। और चीन के विस्तारवाद पर, चीन की चालबाजियों पर नकेल कसने का प्लान बनाया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की यह पहली भारत यात्रा है और आप यह भी कह सकते हैं कि कल भारत में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहली बायलैटरल मीट थी। लेकिन यह पहली मुलाकात बहुत सारे ऐसे शॉकर लेकर आई है जो चीन को पसंद नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल, और इसके पहले 7 मौकों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष हर मुलाकात की तस्वीरें एक साथ आपके सामने रख रहा है। और अब जो मुलाकात हुई है उसमें कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात बनती दिख रही है। इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन हिंदुस्तान को मिलते दिख रहे हैं। तो कई बड़े मुद्दे जिनका हल भी होता हुआ हम देख रहे हैं G20 समिट से पहले। और प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की तमाम मुलाकातों की तस्वीरें आपके सामने एक साथ। वैसे समीर, आपको बता दें अपने दर्शकों को कि 2021 में जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो बाइडेन की 1 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें इन पर्सन और वर्चुअली हो चुकी हैं। और यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या केमिस्ट्री है जो बाइडेन के साथ। लेकिन यह केमिस्ट्री चीन को क्यों पसंद नहीं आ रही है, यह हम बता रहे हैं। और ये देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं। अमेरिकी रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ी है। ये ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। जेट इंजन पर अमेरिका और भारत में समझौता हुआ है और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी चर्चा हुई है। 80% तक वो टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर होनी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए। क्वाड की सक्रियता बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है चीन की, उसका विस्तारवाद, उसके करीब 13 पड़ोसियों से उसका जो इस वक्त विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, उस पर भी बात हुई है। बिल्कुल, और चीन को जाहिर है इस मुलाकात से और इस मुलाकात का जो आउटपुट नजर आ रहा है उससे बड़ी परेशानी महसूस होने वाली है, क्योंकि क्वाड की मीटिंग अगले साल होगी और उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को न्योता दे दिया और उन्होंने ये न्योता एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी अगले साल एक बार फिर जो बाइडेन हिंदुस्तान में होंगे। क्वाड की जब मीटिंग होगी और चीन की चालबाजियों के खिलाफ बड़ी रणनीतियां बनेंगी। और अभी की मुलाकात में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो चीन के लिए परेशानी का सबब
हो सकता है आने वाले वक्त में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान भी जारी किया गया। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। भारत अमेरिका के साझा बयान की 10 बड़ी बातें आपको अब हम बताने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुलाकात से हासिल क्या हुआ। दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, वैश्विक सहमति बनाने के लक्ष्य को, इस टारगेट को आगे बढ़ाएंगे साथ मिलकर। यह बड़ी बात। पीएम मोदी ने 2024 क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो बाइडेन को इनवाइट किया और यह इनविटेशन स्वीकार किया है जो बाइडेन ने। इसके अलावा देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के रूप में एंट्री के लिए अमेरिका का फुल सपोर्ट है। इस बात का इजहार एक बार फिर इस मीटिंग में जो बाइडेन की तरफ से किया गया। चौथा, जो बाइडेन ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पीएम मोदी और इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष की रक्षा के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया, यानी आने वाले वक्त में और बेहतर कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे। इसके अलावा माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी 300 मिलियन, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस $400 मिलियन, इसके लिए निवेश किया जाएगा, यानी अमेरिका की तरफ से बड़ा निवेश भी आने की उम्मीद है। इसके रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं ने भारत के 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस के बीच हुए समझौते का भी स्वागत किया। इसके अलावा ओपन रैन और 5G 6G टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए 2 संयुक्त कार्य बलों की स्थापना भी की गई है। भारत में GE F414 जेट इंजन बनाने के लिए GE एरोस्पेस HAL के बीच समझौते के लिए भी बातचीत शुरू हो गई है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अब जमीन पर होता हुआ आने वाले वक्त में हम देखेंगे। दोनों देशों के बीच 31 MQ-9B ड्रोन और उपकरणों की खरीद पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी बातें हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल सॉय साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ इस गोल मेज पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पुष्पेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका और भारत के बीच ये रिश्ते जो हैं ये और प्रगाढ़ होते हुए देख रहे हैं। आने वाले वक्त में किस मकाम पर आप इन रिश्तों को देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको नजर आता है हासिल क्या होता दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति का परिणाम निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ झुक रहा है, बिना भारत की कूटनिरपेक्षता को या उसकी संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंचाए। भारत ने तमाम अमेरिकी दबाव के बावजूद न तो यूक्रेन युद्ध में रूस पर कोई टिप्पणी की है और न ही ऐसा कोई कदम उसने उठाया है जिससे कि अफ्रीका, एशिया के बाकी देश जिनकी आवाज़ बनने का प्रयास G20 में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसको कोई क्षति हो सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को भी इस समय भारत की उतनी ही ज़रूरत है, चीन की चुनौती को देखते हुए, रूस को देखते हुए, जितनी शायद भारत को अमेरिका से समर्थन की आशा है। बड़ी चुनौती जो देखने लायक रहेगी वो अभी आपने जो रिपोर्ट पेश की उससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। अमेरिका तो हमेशा से भारत का समर्थन स्थायी सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद का कर रहा है, मगर क्या चीन जिसके पास वीटो अधिकार है उसके वीटो के रहते ये कभी तो चीन ही है, ये थोड़ा पेचीदा है। ये बात कही भी जो भारत में प्रधानमंत्री के शेरपा हैं कि ज्वाइंट कम्युनिक में क्या वसुधैव कुटुंबकम आएगा। जब टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जो भी आएगा सर्वसम्मति से आएगा और किसी को भी वीटो का अधिकार है। तो उन्होंने यहाँ इसके परिप्रेक्ष्य में भी कहा। लेकिन देखिए, G20 समिट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शुरू होने से पहले यूक्रेन को छोड़कर सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। ये बड़ी खबर, G20 के शेरपा ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने ये रिपोर्ट रखी गई है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे 4 सहयोगी जो इस वक्त फील्ड पर हैं। मनीष झा भारत मंडपम से, आनंद प्रकाश पांडे भारत मंडपम से, शिवांग माथुर हमारे साथ हैं दिल्ली से और सुमित चौधरी हैं दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे मनीष के पास जाते हैं। मनीष, आपने जो प्रधानमंत्री के शेरपा हैं उनसे सवाल पूछा था कि ये बताइए चीन ज्वाइंट कम्युनिक में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ही को शायद उन्होंने कहा कि नहीं जो आएगा सर्वसम्मति से आएगा।
तो क्या यह माने कि यूक्रेन को छोड़कर जो भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को ज्वाइंट कम्युनिक में लाना चाह रहा था, वो हो गया है? क्या ये इससे संकेत मिलता है? बहुत हद तक गौरव, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक सर्वसम्मति सभी मुद्दों पर हो गई है। केवल रूस यूक्रेन युद्ध में किस शब्द का इस्तेमाल हो, पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पर्टिकुलर अभी ब्लैंक रखा गया है ताकि जब जॉइंट कम्युनिके आएगा तो उस वक्त उसमें जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज को लेकर एक उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी अगले कुछ घंटों में। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दो बातें साफ हैं। दिल्ली घोषणा पत्र आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से आएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। रूस और यूक्रेन को लेकर भाषा कैसी होगी, उसकी शैली कैसी होगी, बनावट कैसी होगी, ये महज कुछ घंटों की आप माथापच्ची समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद उसकी भी चर्चा आएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि फिर वो चर्चा कैसी होगी, तो वो जैसा बाली में हमने देखा था, जहां एकदम एक तरफा मामला था, जहां पर सीधे रूस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और जिसके बाद रूस को लगा कि G20 तो उनका प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए बात सीधी सी है, हम ना पश्चिम के साथ हैं, ना हम रूस के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ। हम भारत हैं, हमारा अपना वे है, हमारा इंडिया वे है, और उसी के तहत हम अमेरिका के साथ भी जा रहे हैं, हम रूस के साथ भी जा रहे हैं, हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत अपने हितों को देख रहा है और भारत वैश्विक हितों को देख रहा है। और दिल्ली घोषणा पत्र इसका एक बड़ा दस्तावेज होगा जहां पर हम वैश्विक मुद्दों की चर्चा करेंगे, हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट। तो मनीष, जो बात हो रही थी चीन के वीटो की, उस पर कोई क्लैरिटी है? क्योंकि वो कह रहा था कि अगर आप वसुधैव कुटुंबकम को लाएंगे तो आपको वन बेल्ट वन रोड को भी लाना पड़ेगा, और वन फ्यूचर पे उसको आपत्ति थी कि वसुधैव कुटुंबकम में तो ये है ही नहीं, उसके मोटो में, उसमें तो वन अर्थ और वन फैमिली है। तो इस पर भी क्लैरिटी हो गई क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग के दरमियान भले ही चीन की तरफ से इन बातों की आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन भारत ने उन्हें स्पष्ट तरीके से बताया कि इसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, इस शब्द की महत्ता क्या है। और ये शब्द कोई आज G20 सम्मेलन में नहीं आ रहा, बल्कि ये सदियों पुरानी भारत की जो सोच है, उसकी संस्कृति है, उसको परिलक्षित करता है। तो इसीलिए हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये सब कुछ आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन में दिखाई देगा। और बिल्कुल ज्वाइंट डिक्लेरेशन का इंतजार रहेगा, और दिल्ली में ये समिट हो रहा है तो इसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाएगा। लेकिन चीन और रूस की तरफ से कुछ अड़ंगे हैं जिन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अगर आसान अल्फाजों में यह बात कही जाए, आनंद प्रकाश पांडे, भारत का रुख बिल्कुल साफ है युद्ध को लेकर कि यह युद्ध का नहीं है। ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या बातें रखी जा सकती हैं? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन तो चीन को भी है, क्योंकि चीन लगातार विस्तारवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद का परोक्ष रूप से सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ रूस जो कि यूक्रेन के साथ युद्ध में है। जी बिल्कुल, जैसा कि मनीष ने बताया कि दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर लगभग आपसी सहमति बन गई है जो देश हैं G20 के, लेकिन जो रूस और यूक्रेन युद्ध की शब्दावली क्या होगी उसको लेकर अभी भी माथापच्ची चल रही है। चूंकि शब्द क्या इस्तेमाल किए जाएंगे वो खासा अहम होगा। और जो आपने कहा कि जाहिर तौर पे चीन और रूस को इसके लिए राजी करना बेहद मुश्किल है, और पर्दे के पीछे यही कोशिश चल रही है कि उसकी शब्दावली पे चीन और रूस जो है वो राजी हो जाए। हालांकि अभी भी बैक चैनल नेगोशिएशन चल रही है, शेरपा अपनी बात कर रहे हैं, उसके अलावा बैक चैनल नेगोशिएशन भी चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि भारत चाहेगा कि चीन और रूस को मना लिया जाए ताकि दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र हो। भारत अलग अलग मंचों से, प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं कि संवाद से हर युद्ध का हल निकल सकता है। उन्होंने, उनका एक फेमस लाइन भी है कि ये वक्त युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है, और जिस पे भारत काम करता है। और यही वजह है कि G20 का जो थीम रखा गया वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर आपके बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया एक परिवार है और हम सबका जो भविष्य है वो साझा है। भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। इसलिए उम्मीद यह की जा रही है कि दिल्ली डिक्लेरेशन में गौरव कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, और इसीलिए बड़ा सोच समझकर जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तैयार किया जा रहा है। देखिए समीर, अहम खबर जी, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, अमेरिका के रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ गई है। जेट इंजन पर यूएस और भारत में करार, जेट इंजन तकनीक की ट्रांसफर पर ही चर्चा हुई है, क्वाड की सक्रियता बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है, चीन के विस्तारवाद पर नकेल कसने का भी प्लान तैयार हुआ है।
ये है अमेरिका का सबसे घातक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, वही किलर हंटर जिसने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जमकर तबाही मचाई थी। आसमान का वही जाबाज जिससे अमेरिका ने अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी तक को मार गिराया था। यही ड्रोन अब भारत की ताकत बनने जा रहा है। LAC से LOC तक ये हिंद के आसमान की निगरानी करेगा। जरूरत पड़ी तो ये दुश्मनों को कई हजार फीट की ऊंचाई से बिना अपनी मौजूदगी का एहसास कराए मिसाइल वाला जवाब देगा। भारत को अमेरिका से एक तो नहीं 31 MQ-9B ड्रोन मिल सकते हैं। कुछ महीनों के अंदर ये 2 खरब 57 अरब की डील पूरी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए अमेरिका को लेटर भी भेज दिया है। ऐसी जानकारी है कि बाइडेन प्रशासन इस पर लेटर ऑफ ऑफर भी जारी कर सकता है। कहा जा रहा है कि ड्रोन की कीमत और दूसरी जानकारियां अमेरिकी कांग्रेस में ही रखी जाएंगी। और डील फाइनल होने के बाद भारतीय नौसेना को 15 QJ, भारतीय सेना वायुसेना को 16 ड्रोन मिल सकते हैं। ये आपूर्ति अगले 6 से 7 साल में हो सकती है। MQ-9B के साथ क्या क्या मिलेगा ये भी बताते हैं। ऐसी जानकारी है कि ये हेलफायर मिसाइल की ताकत से लैस होगा। लेजर गाइडेड बम समेत कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। हथियार पैकेज के अलावा मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, रिमोट एक्सेस सिस्टम और दूसरे उपकरण भी मिलेंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जब MQ-9 रीपर ड्रोन जैसा इतना शक्तिशाली हवा में उड़ने वाला एक ऐसा हथियार भारत को मिलेगा जो दुश्मनों को बहुत बड़ा मैसेज देता है, तो उसमें क्या खासियत है, उसकी क्या ताकत है, आइए जरा चलते हैं बिग वॉल पर और आपको बताते हैं उसके बारे में, ताकि आप समझ पाएं कि ये कोई छोटा मोटा समझौता या छोटी मोटी हथियार की डील नहीं है अमेरिका के साथ। इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं, इसके बड़े मैसेज हैं। ऐसी जानकारी है कि भारत इस ड्रोन को 2 वजहों से खरीदना चाह रहा है। पहला, LAC से लगे एरिया में चीन को भनक लगे बिना उसकी निगरानी करना, और दूसरा, दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए। ऐसे में इसकी ताकत और फायदे जानना जरूरी है। तो बिग वॉल पर आपके सामने इसकी ताकत देखिए। सबसे पहले MQ-9 की ताकत। पहली ताकत, जमीन पर मिसाइल से हमला करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, पनडुब्बियों को खोज कर नष्ट कर देता है यह ड्रोन। तीसरा, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है, जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी तक कर सकता है यह ड्रोन। हवाई टारगेट को भेदने में सक्षम है यह ड्रोन। अपने आप में उड़ता हुआ एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, हथियार। भारत को इससे क्या फायदा होगा, जल्दी से यह बताता हूं मैं आपको। LAC पर जहां चीन के साथ तनाव है, भनक लगे बिना चीन को यह निगरानी कर सकता है। दूसरा, बॉर्डर एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक में सक्षम है ये। POK में आतंकी कैंप को टारगेट करने में सक्षम है, यानी बिना आप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे इंडियन बहादुर सैनिक गए थे और वहां पर LAC के जो आतंकी कैंप थे उनको नष्ट किया था, बिना किसी के जाए हो सकता है। निगरानी और टोही मिशन की ताकत बढ़ेगी इस ड्रोन से। रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आसानी होगी, यानी नो ह्यूमन लॉस। अभी भारतीय सेना निगरानी और टोही मिशन के लिए इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल करती है। समीर। बिल्कुल गौरव, जो आपने बताया है उससे हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी डील है और इससे भारत को कितना फायदा होने जा रहा है। और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें, चीन के विस्तारवादी एजेंडे के खिलाफ एक नई रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। चीन की कर्ज वाली चाल के खिलाफ दोनों देश आगे आए हैं। अमेरिका और भारत माइक्रोचिप सेक्टर में US बड़ा निवेश करने जा रहा है। और चीन के लिए बहुत चिंताजनक खबर है, विस्तारवादी एजेंडे पर लगाम लगाने के लिए दोनों देश लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, इसकी भी फुल डिटेल थोड़ी देर में TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगी। बिल्कुल, तो आइए जरा बताते हैं आपको कि कैसे ये दोनों देश चीन की उन चालबाजियों के खिलाफ न केवल एक साथ आ रहे हैं, बल्कि चीन को बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका का साथ आना यानी चीन के लिए रेड सिग्नल। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। भारत अमेरिका की यारी ड्रैगन पर पड़ेगी भारी। पहला, चीन को घेरने की तैयारी। चीन के उधार देकर कब्जा करने वाली चाल यानी डेट ट्रैप के खिलाफ मल्टीलैटरल बैंक को नए तरीके से तैयार किया जाएगा, जो चीन के खिलाफ एक बड़ा हथियार होगा। दूसरा, इंडो पैसिफिक सागर में चीन के खिलाफ अन्य देशों को मजबूत किया जाएगा। चीन के विस्तारवादी एजेंडे से दुनिया को बचाने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस में विकासशील और पिछड़े देशों को शामिल करना, यानी जो दुनिया भर के बड़े बड़े संगठन में हैं उनमें उनको
छोटे देशों को भी लाया जाए। चौथा, अंतरिक्ष के खतरों से पृथ्वी और उपग्रहों को बचाने में मदद। और पांचवा, चीन को टक्कर देने के लिए माइक्रोचिप सेक्टर में अमेरिका अगले 5 साल में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। बहुत सुना होगा सेमीकंडक्टर इसी में आएगा। छठा, हथियार बंद ड्रोन पर समझौता, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था मैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग जो अहम है और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें भारत को अहमियत दी जाएगी। अंतरिक्ष की मानव यात्रा में भारत का सहयोग, जो कि आपको मालूम है मिशन गगनयान, जिस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। पानी के जहाज और विमान की मरम्मत के क्षेत्र में साथ काम करेंगे अमेरिका और भारत। और 10वां बहुत बड़ा पॉइंट, जेट इंजन सेक्टर में मदद करेगा अमेरिका। और ये जो 10 बड़े पॉइंट हैं, मैं सबसे बड़ा टेक अवे यहां पर अमिताभ जी आपसे पूछूंगा क्या है। कल बहुत सारी बातें हुई और बहुत अहम बातें हुई, लेकिन आपके लिए अगर एक टेक अवे जो इस मुलाकात से सबसे बड़ा निकल कर आया हो तो वो क्या होगा? देखिए, ये मोदी बाइडेन की मीटिंग जो हुई थी वॉशिंगटन में, उसका एक एक्सटेंशन है और रीअफर्मेशन है। सबसे बड़ी बात मुझे जो उभर के सामने आई है वो है कि जो गगनयान मिशन है उसको इसरो और नासा अब मिल के प्रक्षेपित करेंगे। यानी एक भारत के लिए एक ऑब्जेक्टिवली एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे चीन बहुत ज़्यादा दुखी होगा। और चीन इसीलिए दुखी नहीं होगा कि भारत जो है सो अब गगनयान के साथ या नासा इसरो की समझौता हुआ है, इसलिए होगा कि भारत अब वो इस्टेब्लिश्ड क्लब में चला जाएगा जिसमें पहले से चीन, रूस, अमेरिका हैं। और चंद्रयान ने प्रूव भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर चीन की जो चालबाजी है और जिस तरह से वो अपने आप को एसर्ट करना चाहता है, नहीं चाहते हुए भी भारत के या दुनिया के, उसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और मैं ये भी बता दूं, शी जिनपिंग ने बहुत कैटेगरिकली इस समय क्या किया है, वो चाइना के नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं, वो दिखाने के लिए कि वो बीमार नहीं है, वो घूम सकते हैं। ठीक है, और यहां पर उनकी चालबाजियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है संजय सोय साहब। लेकिन मेरी दिलचस्पी ये MQ-9 रीपर ड्रोन की डील को लेकर है। बहुत कुछ हासिल होने वाला है, भारत की ताकत बहुत बढ़ने वाली है इसके बाद, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कैसे ओसामा बिन लादेन को इन्हीं ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, अल जवाहिरी का खात्मा किया गया, और तो और ईरान के जो सेना के सुप्रीम कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या के लिए भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब ये डील? ये देखिए, जैसा भी कोरोना बता रहे थे कि इतना इनका डिटेल्स बताई थी, और अभी आप जिस प्रकार से एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि कितने वो किल्स हासिल किए हैं किसी कोलेटरल डैमेज के बिना, तो जो रीपर ड्रोन है ये काफ़ी एक तरह से एक स्टेप फॉरवर्ड है कि अमेरिका और भारत के रिलेशंस में किस प्रकार से पहले अमेरिका भारत को कोई भी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम देने से हिचकिचाता था। आज ये रीपर ड्रोन दे रहे हैं जो हाई टेक है, 40,000 फीट तक उड़ सकता है, यानी कि LAC के ऊपर जाकर वो कंट्रोल कर सकता है, उसको देख सकता है और फायर कर सकता है। ये जैसे हंटर किलर वाला है कि बिना यहीं पर बैठे बैठे हम कंट्रोल करके पिन पॉइंट टारगेट पर उसको बर्बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसा बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मिलिटेंट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता और दुश्मन के खेमे में वाकई में बहुत आसान शब्दों में कहें तो एयर स्ट्राइक के लिए अब हमारे एयरफोर्स के जवानों को प्लेन लेकर, फाइटर जेट्स लेकर पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं है, ड्रोन भेजा, काम तमाम। नहीं, पर युद्ध में जरूर एक पैकेज साथ चलेंगे, वो सब उनका अलग वैल्यू है। पर ये आज की तारीख में या युद्ध के समय में भी जो पिन पॉइंट टारगेट्स हैं, जो रिकॉनेसेंस है, एक खबर हासिल करना, उनके बिल्डअप के बारे में जानना, ये सब बातों के ऊपर बहुत और इसी को और एक्सटेंड करते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नई ऊंचाइयों पर अमेरिका और भारत के संबंध कैसे जा रहे हैं, अब इस खबर से समझिए। UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता पर अमेरिका ने एक बार फिर भारत का खुलकर समर्थन किया है। साझा रणनीति से विकास पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि भारत को UNSC की मेंबरशिप तो परमानेंट मिलनी चाहिए, और 2028 और 2029 में जो वहां पर एक वो मेंबरशिप मिलेगी, अस्थायी सदस्यता, उसका भी वेलकम किया गया है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, बहुत कुछ बड़ा होता हुआ हम देख रहे हैं। पीएम मोदी और जो बाइडेन के साथ कल द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें चीन को घेरने की रणनीति पर भी बातचीत की गई। कैसे आने वाले वक्त में उसकी चालबाजियों पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर क्या हुआ, देखिए।
राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने चीन को कई संदेश दिए हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है यूएनएससी पर भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से पैरवी कर दी है। ये वो मुद्दा है जो कई सालों से अटका हुआ है। चीन लगातार अड़ंगा लगा रहा है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई। चीन को लेकर क्वाड देशों में अपनी सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इसके जरिए भारत और अमेरिका के सामूहिक नेतृत्व में चीन की व्यापारिक घेराबंदी की योजना है। प्रधानमंत्री ने बाइडेन को अगले साल क्वाड सम्मेलन आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं ने क्वाड की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। मोदी और बाइडेन की ये 8वीं मुलाकात थी। 9वीं मुलाकात क्वाड में होगी। अलग अलग से जो मीटिंग हो रही है, इसमें आप बायलैटरल जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक मौका है, सिर्फ एक G20 लेवल पे नहीं, सिर्फ एक मल्टीलैटरल फोरम के लेवल पे नहीं, बट बायलैटरली भी हम कैसे अपने जो कंसर्न्स हैं, जो कॉमन गोल्स हैं, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। उस मायने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो देखा आपने चीन को लेकर क्या हुआ। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम लगाई कैसे जाए, इसको लेकर भी दोनों देश सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ, भारत अमेरिका की यारी चीन पर पड़ेगी भारी। जी हां, भारत के स्ट्रैटेजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की दावेदारी को अमेरिका खुलकर समर्थन देता हुआ नजर आया। एक बार फिर अपने रुख पर कायम नजर आया। आईआईटी की मदद से तकनीकी विकास को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं। जेंडर डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों पर, कोशिशों पर भी जोर दिया जा रहा है और यह अपने आप में बड़ी बात है। भारत के स्ट्रैटेजिक विकास के लिए अमेरिका कैसे साथ खड़ा नजर आ रहा है, यह हमें पता चल रहा है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की विस्तारवादी सोच पर कैसे लगाम लगाई जाए। सुमित चौधरी क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यह सवाल उनसे ही है। सुमित, इसको लेकर अमेरिका और भारत में आम सहमति बनती हुई दिखती है। इसके अलावा अगले साल जो क्वाड की मीटिंग होने वाली है उसमें भी तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। चीन को लेकर जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, चीन के को काउंटर करने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है, वो है उसके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उनको मिनिमाइज करना। यानी लगातार उसके जो विस्तारवादी नीति है उसको काउंटर करने के लिए उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मिनिमाइज करना, यही एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप मोटे तौर पर देखें, आज जितने भी बायलैटरल्स हैं उसमें यही किया जाएगा, चाहे वो यूके के साथ हो जिसमें FTA के ऊपर बातचीत होगी क्योंकि 13 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आगे किस तरीके से फ्री ट्रेड पर आगे बढ़ा जा सकता है यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसके अलावा ग्लोबल साउथ जो एक मेन एजेंडा है, जो चाहते हैं सभी देश कि भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ना कि चीन, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। और यही वजह है कि हर देश, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो दूसरे देश हो, चाहते हैं कि भारत उसमें महत्वपूर्ण साझेदारी करे। और ग्लोबल साउथ ही एक ऐसा बड़ा एजेंडा हो सकता है। और ग्लोबल साउथ को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं। G20 समिट से पहले भी हमने जब मंत्रियों से बात की, उन्होंने भी ग्लोबल साउथ को लेकर पीएम मोदी का विजन सामने रखा। एम्बेसडर सचदेव, अभी बात हुई कि भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई उसमें छोटे और गरीब देशों का रिप्रेजेंटेशन दुनिया में बढ़ाने पर जोर दिया गया और पीएम मोदी की पहल पर जो 54 अफ्रीकी देश हैं उनको G20 में शामिल किया जा सकता है। तो ये क्या है, क्या इससे भी कोई मैसेजिंग है चीन को? जी, चीन का फोकस अफ्रीका पर काफ़ी तगड़ा रहा है। वो अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारी देश रहा है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी उसने काफ़ी पैसा लगाया है, जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह में। और कमोडिटीज़ में उसका स्पेशलाइजेशन रहा है, वहाँ की सब खनिज जो है वो ले जाता है। तो इससे डेट क्राइसिस पैदा हुई है। और क्योंकि अब कमोडिटी के दाम घट गए हैं कोविड के बाद से और डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के बाद से, तो अब ये देश परेशानी में है क्योंकि उनका निर्यात नहीं बढ़ रहा है और कर्जा चीन का बढ़ गया है और कर्जे की दर, अंतर्राष्ट्रीय कर्जे की दर भी ज़्यादा हो गई है। तो वो कठिनाई में है आर्थिक तौर पर। तो अगर कुछ करते हैं हम लोग, भारत और अमेरिका मिल करके, तो इसका सही असर होगा और एक ऐसा
ऑल्टरनेटिव मिलेगा जो कि सस्टेनेबल होगा और जिससे कि उनको वो जो कष्ट हैं जो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं आर्थिक चक्रव्यूह उनकी कठिनाइयां उससे यानी कुल निकल मिलाकर कम होंगे। लेकिन पुष्पेश पंत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा जोर है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने को लेकर। हम सब ये जानते हैं कि अभी अगर आबादी के लिहाज से देखें तो 67% तकरीबन रिप्रेजेंटेशन है G20 में। AU अगर आ जाता है, ये 54 देश आ जाते हैं तो 80% तक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन इससे G20 के बाकी मुल्कों को क्या हासिल होगा, भारत को क्या हासिल होगा? देखिए, मुझे लगता है भारत को जो सबसे बड़ी चीज़ हासिल होगी वो ये है कि यदि संयुक्त राष्ट्र असमर्थ है विश्व शांति को बरकरार रखने में और आज वहाँ 2 बिरादरियाँ बन गई हैं वीटो संपन्न स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद की बातें करते रहिए, तो भारत के लिए वो विकल्प सुलभ नहीं है। यदि प्रधानमंत्री मोदी G20 को इतना विकसित करते हैं कि अफ्रीका के 54-55 देश उसमें आ जाते हैं और इसका विस्तार होता है, तो कुल मिलाकर ये एक वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र बनकर सामने उभर रहा है जिसमें भारत बिना सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की लार चुआए वास्तव में एक नई व्यवस्था को सामने रख सकता है। ठीक है सर, मैं आता हूं आप लोगों के पास। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बात आगे बढ़ी है। ये बात इस वक्त बताई जा रही है। भारत और अमेरिका में फाइटर जेट इंजन पर चर्चा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात आगे बढ़ी है। 80% तकनीक ट्रांसफर करेगा अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है। F414 जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा अमेरिका। अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी F414 इंजन बनाती है। बाइडेन के दौरे पर अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील और उसमें भी फाइटर जेट्स इंजन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रक्षा सौदा। इसका भारत और अमेरिका दोनों को ही काफी वक्त से इंतजार है। जाहिर है इससे दोनों देशों का फायदा है। भारत की ताकत बढ़ेगी और अमेरिका का कारोबार। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों से भारत के दुश्मनों खासकर चीन में खलबली मची है, क्योंकि एक बार अमेरिका का जेट इंजन तेजस में फिट हो गया तो एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारत तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका का बनाया GE F414 जेट इंजन खरीद रहा था। इस डील में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच वैल्यू के आधार पर 80% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमति बनी है। इस डील को राफेल के बाद सबसे खास डील कहा जा रहा है। इससे भारत के स्वदेशी डिफेंस एविएशन सेक्टर में क्रांति आने वाली है, क्योंकि डील के तहत भारत में ही तेजस के लिए F414 इंजन का नया वर्जन बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस इंजन को लगाया जाएगा। नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। तेजस में लगने वाला नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। भारत के लिहाज से ये डील इसलिए भी मील का पत्थर कही जा रही है, क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे फाइटर जेट इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल है। यानी अब इस ताकत को हासिल करने वाला भारत 5वां देश हो जाएगा। और देखिए, यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि जेट इंजन डील से भारत को फायदा क्या होने वाला है। इस डील से तेजस फाइटर जेट के निर्माण में तेजी आएगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनेंगे, ज्यादा घातक फाइटर जेट बन सकेंगे। इंजन बनाने पर होने वाला खर्च बचेगा। फाइटर जेट बनाने की लागत भी कम होगी इस डील के बाद। और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हैं। आनंद, ये डील जाहिर सी बात है न केवल भारत और अमेरिका के संबंधों को बताता है, बल्कि ये G20 समिट में एक मैसेज भी देता है कि कैसे एक सुपर पावर कंट्री भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो जो बाकी के G20 मेंबर्स हैं उन पर भी भारत की जो इमेज का इंपैक्ट है वो काफी पॉजिटिव पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर बाकी जो G20 देशों के
जो प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिस तरह चंद्रयान की सफलता है और जिस तरह से भारत ने स्पेस में एक नया मुकाम हासिल किया है, उसको लेकर वो खासे खुश हैं। और जिस तरह से भारत और यूएस की डील होने जा रही है, इसको लेकर मेरे को लग रहा है कि अगर सामरिक साझेदारी इन दो देशों में अगर होती है और ऐसे डील होती है, तो उसका फ़ायदा बाकी G20 देशों के बीच में भी होगा। क्योंकि भारत जिस तरह से विकासशील और गरीब देशों का एक मुखर आवाज़, उनका प्रतिनिधि बनकर उभरा है, तो ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच संबंध जितने मजबूत होंगे, जितने सामरिक समझौते जितने प्रगाढ़ होंगे, उसका सीधा असर G20 के और आपकी इसी बात पर अमिताभ जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आनंद, जो आप कह रहे हैं अमिताभ जी। देखिए, भारत और अमेरिका का ये डील क्यों डिप्लोमेटिक कू है, क्योंकि हमने अब तक सोवियत संघ से, बाद में रूस से समझौता किया था डिफेंस डील का। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि वो मेक इन इंडिया पर एग्री करते थे और वो हमें लाइसेंस देते थे प्रोडक्शन का और कुछ मामलों में एक्सपोर्ट भी करने देते थे। भारत का ये जो जेट इंजन की डील हुई है, उसमें भारत उसका निर्माण करेगा। हमें एक स्टेप और ज़्यादा जाना चाहिए, जो मेक इन इंडिया को भी बल देगा। वो है कि हमें कहना चाहिए कि अब हम या रिपर ड्रोन या उनके जितने आर्मामेंट्स हैं उनका लाइसेंस दीजिए, हम यहाँ बनाएंगे। प्लांट लगा सकती है, ऐसी भी खबरें। प्लांट लगा सकती है, लेकिन वो हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया तो ठीक है, वो हम एक्सपोर्ट करने की लाइसेंसिंग, चलिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, स्टार्ट कीजिए कहीं इनिशिएटिव से, तो हमें भी फायदा होगा। हमें सिर्फ मार्केट की तरह जो आप देखते हैं और हम 3.1 बिलियन का रीपर ड्रोन खरीद लेंगे, उससे भारत को फायदा होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसका मार्केट हमें बनने दीजिए और बनाने दीजिए। हम दुनिया को बेचेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल हम बेच रहे हैं। बात जो है वो बराबरी की होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, लबोलुआब सुमित चौधरी ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत अमेरिका के रिश्ते आज के दौर में जिस जगह पर खड़े हैं, जिस मकाम पर हैं, उसे कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? क्या हासिल होने वाला है, जरा बताएं। बाकी तो हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा कर ही रहे हैं। सुमित, देखिए समीर, आप इस पूरी बात का लबोलुआब जब आप कहते हैं, तब दो शब्दों में समझ लीजिए कि भारत अब एक बाइंग नेशन की जगह एक बिल्डिंग नेशन बनना चाहता है। भारत डिफेंस सेक्टर में वो देश बनना चाहता है, उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहता है जो अपने हथियार उन देशों को दे सके जो लगातार विकासशील होने की राह में है। यानी भारत एक लीडिंग फोर्स में रहना चाहता है, जो ना सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को एक राह दिखा सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत सुमित ये भी है कि इंडिया ने पहली बार 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो हाईएस्ट एवर है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम ना सिर्फ इन देशों को, आपने देखा कि अजरबैजान आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी भारत के रडार सिस्टम्स की मांग हुई। अब लगातार हम कह रहे हैं कि और भी चीज़ें हैं जो भारत दे सकता है, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आप तेजस की बात कर लीजिए। तो ऐसे में भारत को अपनी क्षमताओं में एक कदम आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि जब आप जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, तो भारत को मौजूदा मार्केट में अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज़रूरी है। और भारत की डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अगर बूस्ट करता है तो भारत के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे और ज्यादा मजबूती मिलेगी। गौरव, ठीक है सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सचदेव सर भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। भारत अमेरिका में तकनीक को लेकर बड़े समझौते होते दिख रहे हैं। महिलाओं तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी। विश्व युद्ध द्वितीय के शहीदों से जुड़ा यह ऐलान किया गया है। शहीदों के अवशेष भारत वापस आएंगे, यह बड़ी जानकारी भी देखिए इस बीच सामने आ रही है। अब ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, और ये तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं ये अमल में कैसे लाए जाएंगे, इसका जवाब भी आपको देने की कोशिश करते हैं। भारत अमेरिका की यारी चीन पर पड़ेगी भारी, कैसे, ये समझिए। आम आदमी के लिए, आम आदमी को क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये जरा आप देखिए। पहला, महिलाओं के पास फोन और इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग सिस्टम को लेकर बात हो रही है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीन एनर्जी फंड ये रखा जा रहा है। बहुत कुछ हासिल होने वाला है। भारत और अमेरिका मिलकर कैंसर को हराएंगे, ये भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद भारतीयों के अवशेष भारत आएंगे। तो ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। भारत अमेरिका के बीच इन तमाम मुद्दों को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। मैं अपने संवाददाताओं का एक बार फिर रुख करूं, उससे पहले सचदेव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भारत अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में किस मकाम पर पहुंच रहे हैं, डील से रिलेटेड अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर? जी, दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो नेगेटिव हाइफनेशन होता था भारत के बारे में अमेरिका के दिमाग में, कि पाकिस्तान के साथ
बैलेंस रखना है, या रूस और भारत में जो है संबंध हैं उससे थोड़ा सा हिचकिचाता था, तो वो दो नेगेटिव हाइफनेशन निरस्त हो चुके हैं। जो पॉजिटिव हाइफनेशन आ रहा है भारत और चीन के संबंध हो, उसका भारत के पक्ष में इस्तेमाल हो, यानी तमाम तरह के मानसिक अवरोधों को हटाकर आगे बढ़ रहा है अमेरिका। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, सर सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, आएंगे आपसे बात करेंगे, लेकिन शिवांग बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। शिवांग जल्दी बताइए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कब तक समिट शुरू हो जाएगी, पीएम मोदी कब तक पहुंच जाएंगे मंडपम? देखिए बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बहुत कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठकें जो हैं वो तमाम देशों के साथ यहाँ पे करेंगे, साथ साथ बायलैटरल टॉक्स भी हो रही हैं। कल भी हमने देखा कि 3 मुल्कों के साथ बड़ी बायलैटरल टॉक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें खास तौर पे जो बाइडेन के साथ जो मुलाकात हुई उसकी जो है वो बहुत सुर्खियाँ रहीं और बहुत सारे चीज़ें भी, करीब 23 पॉइंट्स उस बैठक में से निकल के आए जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रगाढ़ करते हैं और न केवल दुनिया को पैगाम देते हैं बल्कि खास तौर पर भारत को जो आँख दिखाने वाले देश हैं पाकिस्तान और चीन, उनको एक बड़ी मैसेजिंग की गई है। यूं तो G20 को अगर देखा जाए तो इसमें 85% फीसदी जो जीडीपी है पूरी दुनिया की वो और 75% का ट्रेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए G20 जाना जाता है। लेकिन जिस तरह की प्रेस वार्ता से कल बातें निकल के सामने आई हैं, जो बात शेरपा ने की, वो सीधे तौर पे एक जॉइंट स्टेटमेंट जो निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ है उसकी बात करेगा, साथ साथ जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर खास तौर पर उनका फोकस रहेगा। तो ये बहुत अहम होने वाला है और 2 दिन तक जो वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात जो 3 सेगमेंट्स में होनी है आज और कल, बहुत खास इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से निकल के आएंगी। और जिस तरह की जो व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से 19 देश इस पूरी बैठकों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर भारत ने कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया है।